अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है जो कि क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से है। जैसा कि आप सबको पता है कि IG1 का जो पेपर था वो 9 जुलाई और 10 जुलाई 2025 को हुआ था, अभी रिसेंटली, यानी कि आज से 4 दिन पहले। तो बहुत ज़्यादा कमेंट और पर्सनल में मैसेज रिसीव होने के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस दफ़ा जो क्लोजिंग इंटरव्यू के क्वेश्चन है वो थोड़े से ज़्यादा है। यानी कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस हमारे देखी होगी तो उसमें आपने नोट किया होगा कि किसी पेपर में वो 4 क्वेश्चन यानी कि 4 टास्क को ऐड करते हैं क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए, तो किसी में 5 को, मैक्सिमम भी वो 5 तक ही जाते थे। और इस दफ़ा जो पेपर है इसमें सिर्फ 2 टास्क जो है ना, टास्क नंबर 2 और टास्क नंबर 7 को जस्ट माइनस किया हुआ है, यानी कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। बाकी 7 यानी कि 1 से लेकर 9 तक जितनी भी टास्क है 2 और 7 के अलावा सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्लोजिंग इंटरव्यू में। मैं आपको एक बात बताऊं कि कई दफ़ा लोग कमेंट करते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा, वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछा। बहुत कम ही ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है, आपको पता है कि इस डॉक्यूमेंट का मिलना यानी कि एक क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो हर किसी के पास नहीं होता, इवन कि हमें भी कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो मैं एज ए स्टूडेंट रख के, अपने आप को एज ए स्टूडेंट रख के, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप किस तरह आंसर दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने अपना पेपर किस तरह सॉल्व किया है और आप किस तरह अपने आंसर को तैयार कर सकते हैं या उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हर स्टूडेंट उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से या किस स्टाइल से उसने अपना पेपर सॉल्व किया। मेक श्योर करें कि जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, जब भी जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होता है, जिस टाइम भी आपका इंटरव्यू होता है, मेक श्योर करें कि आपका पेपर इंटरव्यूअर के पास होता है, यानी कि उनके पास अवेलेबल होता है। निबोश की तरफ से उनको पेपर दी जाती है। आपने जो पेपर सॉल्व किया है, जो पेपर आपने सबमिट किया हुआ है, वो पेपर आपके लर्निंग पार्टनर के पास होता है, यानी कि उनके पास अवेलेबिलिटी होती है, उनके पास आपका पेपर मौजूद होता है, जिसको देख के वो आपसे इंटरव्यू लेता है। अच्छा, इंटरव्यू कौन लेता है? इंटरव्यू आपका ही लर्निंग पार्टनर, जहाँ से आपने रजिस्टर्ड किया है खुद को, जहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, वही आपका लर्निंग पार्टनर होता है, वही आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। अच्छा, तो सबसे पहले इंटरव्यू की कुछ चीज़ें जो कि मैं हर दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले जब भी आपके इंटरव्यू हो, मेक श्योर करें कि आपके पास रूम में कोई बंदा ना हो, आपके पास कोई हेल्पिंग मटेरियल ना हो, आपके पास कोई कंप्यूटर, कोई दूसरा मोबाइल ना हो, यानी कि जिस मोबाइल से या जिस सिस्टम से आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके अलावा आपके पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल ना हो। अगर इंटरव्यूअर, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होती है, अगर इंटरव्यूअर ये देखता है कि आपके पास यानी आप किसी चीज़ से हेल्प ले रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू फ्लैज हो सकता है, यानी कि आपकी अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, जिसके रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ होते हैं। आप बैन भी हो सकते हैं परमानेंटली, आपको 3 साल के लिए भी बैन किया जा सकता है, 2 साल के लिए, या मिनिमम 1 साल के लिए भी आपको बैन कर सकते हैं निबोश। वो डिपेंड करता है कोर्स पे कि आपने किस तरह इंटरव्यू दिया है। अगर आप इंटरव्यू गलत देते हैं, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि इंटरव्यू फेल होता है तो उसे क्या होता है। असल में इंटरव्यू जो फेल होता है ना, इसका मतलब है कि आपने पेपर ख़ुद सॉल्व ही नहीं किया हुआ है। तो इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि क्योंकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो आपके ऊपर कोई इन्विजिलेटर नहीं बैठा होता जो आपको सुपरवाइज़ करे। आप कहीं भी बैठ के, किसी जगह पे भी बैठ के ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो क्लोजिंग इंटरव्यू का मकसद ही यही होता है कि आपने ये पेपर ख़ुद सॉल्व किया है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लोजिंग इंटरव्यू के जो टॉपिक है। तो सबसे पहले आप सबको पता है, आपने सिनेरियो भी पढ़ी है, उसमें हम अगर इतना डीप जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
सही है, तो हम उसको फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि वैसे भी पेपर हो चुका है और आपने जैसा भी सॉल्व किया है, जैसा भी आउटकम्स, जैसे भी रिज़ल्ट आएंगे वो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आपने ख़ुद सिनेरियो भी पढ़ा होगा और आपने पेपर भी दिया होगा, तो अभी आप अपने पेपर के हिसाब से ख़ुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी इधर मैंने जो आंसर लिखे है एग्जांपल के तौर पर, वो मैं एज अ स्टूडेंट अपना पेपर, जैसे कि मैंने अगर अपना कोई पेपर सॉल्व किया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक इंटरव्यूअर को कैसे आंसर दे सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता था कि हमारा जो पहला टास्क था पेपर में वो मैनेजमेंट फेल्योर के हवाले से था, जिसमें हमसे पूछा गया था कि मैनेजमेंट फेल्योर्स दैट कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सीडेंट, कि मैनेजमेंट के ऐसे कौन से फेलियर्स थे जो कि दैट कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सीडेंट। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरव्यूअर के पास आपका पेपर मौजूद होता है, तो वो क्या करेगा, पहले इस टास्क नंबर 1 में आपने जो आंसर लेके आए उसी में से एक आंसर रैंडमली पिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 10 पॉइंट्स लेके आए तो वो 10 में से कोई भी पॉइंट वो पिक कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने इधर फर्स्ट जो पॉइंट था वो पिक किया है एज अ इंटरव्यूअर। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, आपसे सवाल करेगा कि आपने अपने पेपर में ये पॉइंट्स लेके आए, फेलियर टू कंडक्ट आ प्रेगनेंसी स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट। जैसे कि आप सब ने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडी थी, यानी कि जो प्रेग्नेंट वर्कर थी, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट कंडक्ट नहीं करवाई गई थी अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड सिनेरियो। तो ये मेरा पॉइंट था जो कि पेपर में मैंने लिखा था कि नो अपडेटेड रिस्क असेसमेंट वाज डन फॉर द प्रेग्नेंट वर्कर, द एचएसओ फाउंड नो स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट फॉर द एक्सपेक्टेंट मदर, इवन आ रिकॉर्ड ऑफ वन ऑफ द प्रीवियस प्रेग्नेंट वर्कर। ये इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि सिनेरियो में क्या हुआ था, कैसे उन्होंने ये प्रीवियस जो एक्सपेक्टेंट मदर के लिए जो रिस्क असेसमेंट बनाई थी वो यूज़ की थी। इसमें मैं डीप नहीं जा सकता क्योंकि वो आप सबको पता है। तो मैं आंसर किस तरह दूंगा, अभी वो मुझसे क्वेश्चन करेगा इंटरव्यूअर कि कैन यू एक्सप्लेन वाई यू चूज़ दिस आंसर, कि ये आपने क्यों चूज़ किया है इसको, या आपने इस आंसर को पेपर में क्यों लिखा है। तो मैं एज अ स्टूडेंट किस तरह जवाब दूंगा, यानी कि जो क्वेश्चन उसने पूछा है इधर, पहले उसने एक पॉइंट पिक किया है इधर से मेरे पेपर में से ही, अभी मैं उनको आंसर इधर किस तरह दे सकता हूँ कि सर या मैडम, अगर वो मैडम है तो मैडम, अगर वो सर है तो सर आई चूज़ दिस आंसर बिकॉज व्हेन अ वर्कर इज़ प्रेग्नेंट देयर आर सम स्पेशल रिस्क फॉर हर दैट नॉर्मल वर्कर्स मे नॉट फेस, like working long hours, night shifts, slippery floors, or lifting heavy things. So, it is the management responsibility to do a proper risk assessment to her. But in the scenario, they didn't do any updated risk assessment for the expectant mother, even though there was a one for a previous pregnant worker. This showed that the management did not take the situation seriously this time. That's why I think this is a failure could have contributed to the accident. And I wrote it in my answer कि ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इसकी अभी डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि पेपर आपने जो ख़ुद सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो दूसरा हमारे पास था, आप सबको पता है कि पॉलिसी रिव्यू के हवाले से। अच्छा, इसमें जो टास्क नंबर 2 है वो स्किप है, सही है, उसमें से कोई भी आंसर यानी कि कोई भी क्लोजिंग इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं आएगा, सही है। तो हम टास्क नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि आप सबको पता है कि उसमें हमसे एक क्वेश्चन किया गया था या हमसे पूछा गया था कि वाई द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एट कंपनी या डाउट डिलाइट माइट रिक्वायर अ रिव्यू। तो इंटरव्यूअर इसमें किस तरह क्वेश्चन कर सकता है, इसमें से आपके पेपर में से, यानी कि आपके आंसर शीट में से वो 2 रैंडम कोई भी पॉइंट्स पिक कर सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर 1 और 2 को पिक किया हुआ है। जैसे कि अगर इस आंसर में आपने 12 पॉइंट्स लेके आए तो 12 में से वो कोई भी रैंडम 2 पॉइंट पिक कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन मैंने पिक किया हुआ है अपडेटेड आउटडेटेड पॉलिसी या आउटडेटेड पॉलिसी डॉक्यूमेंट। सेकंड वन मैंने लैक ऑफ स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट। ये 2 मैंने रैंडमली अपने पेपर में से ही उठाए हैं,
ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर है, ये कोई पेपर नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर है। अभी उसका क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि पेपर तो उनके पास होता है, तो वो पूछेगा वाई डिड यू प्रायोरिटाइज दीज, कि ये दोनों आपने क्यों प्रायोरिटाइज किए, क्यों आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आंसर मैं किस तरह दूंगा, सर या मैडम, आई हैव प्रायोरिटाइज दिस टू पॉइंट्स बिकॉज they show serious weaknesses in the company health and safety management system. The first one is about the policy being old. जैसे कि पता था हमको कि ये पॉलिसी जो थी ना वो 2021 में यानी 2 साल पहले या 3 साल पहले जो थी वो अपडेट हुई थी. It was last updated in 2021 and signed by the someone who is no longer the manager. यानी कि ये जस्ट एक आप ये भी कह सकते हैं कि signed by a previous manager या signed by a old manager, आप ये कह सकते हैं. That means the policy does not match the current situation in the company. It should be reviewed regularly so that it stay useful and follows the law. तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने दोनों को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उस इंटरव्यूअर ने पूछा है कि आप किस तरह इसको मतलब ये क्यों आप प्रायोरिटाइज की हुई है. तो सेकंडली मैं कहूँगा कि द सेकंड पॉइंट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शोज दैट द कंपनी, यानी कि जो कंपनी थी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी डाउट डिलाइट, डिड नॉट प्रोटेक्ट वल्नरेबल वर्कर्स द प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि वल्नरेबल वर्कर में जो प्रेग्नेंट लेडी थी या प्रेग्नेंट मदर थी वही थी. इवन के शी गिव्स अ मेडिकल सर्टिफिकेट आस्किंग नॉट टू वर्क नाइट शिफ्ट्स, बट स्टिल द कंपनी डिड नॉट या मैनेजर डिड नॉट do a proper risk assessment for her. This goes against health and safety law and also puts her and her baby in danger. That's why I thought these 2 points were the most important and added them in my answer. तो आप अपने पेपर को यानी कि अपने आप को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर आंसर था. अच्छा सॉरी मैंने एक अच्छा सही है. अभी हम आते हैं नंबर 4 की तरफ. टास्क नंबर 4 जो कि सबको पता है कि ये एक जनरल क्वेश्चन था. इसका तो वैसे इधर ही जो स्टूडेंट होते हैं ना, इधर ही उनकी जो टेक्निक्स है ना, जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है, इसी क्वेश्चन में वो आपकी टेक्निक्स को देखते हैं कि आप किस तरह जनरल क्वेश्चन को भी या जनरल टास्क को भी सिनेरियो के साथ मैच कर सकते हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 तक कि लीगल रीज़न फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि अगर आप देखें तो ये हमारा निबोश के कोर्स का सबसे पहली एलिमेंट है, जिसमें 3 रीज़न्स है, जिसमें लीगल रीज़न भी है. तो ये एक जनरल क्वेश्चन था जो कि हर जगह से आप कर सकते थे, लेकिन उसको ख़ुद लिखना पड़ता है जस्ट. अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर ये अगेन मैंने अच्छा इसमें जो था व्हाट आर द लीगल रीजंस और फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी. अभी इंटरव्यूअर अगेन 2 पॉइंट आपके आंसर शीट में से यानी कि आपके आंसर नंबर 4 में से 2 रैंडम आंसर जो है ना वो पिक कर सकते हैं. अगेन मैंने एग्जांपल के तौर पर 2 पॉइंट्स पिक की है, जिसमें एक है प्रोटेक्शन ऑफ प्रेग्नेंट वर्कर और दूसरा जो है ना प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड एट वर्क रेगुलेशन 1981. यानी कि ये रिक्वायरमेंट है. अगेन मैं आपको कहता हूँ इसमें अगर मैं एक्सप्लेनेशन में जाता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जस्ट एग्जांपल के तौर पर ये मैंने 2 पॉइंट पिक की हुई है. अच्छा अभी इंटरव्यूअर क्या करेगा इधर क्वेश्चन अगेन कि वाई डू यू थिंक दीज आर सुटेबल आंसर, कि ये जो 2 आंसर आपने लिखे हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर ये 2 पिक की है, वो कोई भी पिक कर सकता है. वो आपसे पूछेगा कि आपको क्यों लगता है कि ये आंसर सुटेबल है, तो आपने आंसर किस तरह देना है. अगेन सर आई थिंक दीज आर सुटेबल आंसर बिकॉज बोथ पॉइंट्स क्लियरली शो वेयर द कंपनी फेल टू फॉलो लीगल रिक्वायरमेंट एंड प्रोटेक्ट देयर वर्कर्स. The first one is about the pregnant worker. She gives a medical certificate, but no changes were made to her shifts, and no specific risk assessment was done. This is against law, especially regulation 16(1) of MHSWR. इसमें मैं डीप में नहीं जा सकता क्योंकि आपने जिस तरह आंसर दिया आपने उसी तरह उनको जवाब भी देना है. Also, treating her like a normal worker without any adjustment could be pregnancy discrimination, which is not allowed under the Equality Act 2010. That's why I think this is a very strong point.
एंड सेकेंडली ये आप कह सकते हैं द सेकेंड वन इज़ अबाउट फर्स्ट एड व्हेन द एक्सीडेंट हैपन देयर वाज नो ट्रेन फर्स्ट एडर। आपको पता है, आपने सिनेरियो में देखा होगा कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम कोई भी फर्स्ट एडर अवेलेबल नहीं था। 2 AM का टाइम था, यानी कि रात का शिफ्ट था, नाइट शिफ्ट था, तो उसमें कोई भी जो ट्रेन फर्स्ट एडर था वो अवेलेबल नहीं था। तो मैं इसमें, क्योंकि इधर 2 पॉइंट्स पिक की हुई है ना, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि अगर वो 2 पॉइंट्स है तो फिर दोनों को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, इसमें वो एक चेंजेस कर सकता है ना कि आपको ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसमें से आपके लिए कौन सा सूटेबल आंसर है, ये भी वो पूछ सकता है। सही है? अगर तो फिर आप इसी तरह जस्ट एक को एक्सप्लेन करके फिर उनको आंसर दे सकते हो। थोड़ा खुद से भी तो कुछ करना होता है ना, यानी अपने पेपर के अकॉर्डिंग आपने आंसर देनी होती है। सही है? तो सेकंड वन ये था कि देयर वाज नो ट्रेन फर्स्ट एडर available, the worker only give water and chair, but this is a 24/7 factory क्योंकि ये 24 घंटे जिसमें प्रोडक्शन होती थी। so there should always be someone trained in a first aid as required by the first aid at work regulation 1991। क्योंकि 1991 फर्स्ट एड रेगुलेशन में ये बताया गया है कि अगर आपकी फैक्ट्री, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी 24/7 अगर वो काम करती है तो लाजमी बात है कि हर शिफ्ट में कोई ना कोई ट्रेन फर्स्ट एडर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी किसी भी वक्त आ सकती है, या कोई भी इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए आपके पास कोई ना कोई जो ट्रेन पर्सन है या फर्स्ट एडर है वो अवेलेबल होना चाहिए। इफ़ नो फर्स्ट एड कवर इज़ अवेलेबल इट कैन डिले प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मेक इंजरीज वर्स। दैट्स वाई आई बिलीव दिस 2 points are very important and suitable for this task। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आते हैं टास्क नंबर 5 की तरफ, जो कि आप सबको पता है कि वो इमरजेंसी मैनेजमेंट के हवाले से था। इसमें हमसे पूछा गया था कि हाउ इफेक्टिवली मेंबर्स ऑफ द वर्कफोर्स इमीडिएटली मैनेज द एक्सीडेंट। अच्छा, अब इसमें क्या करेगा इंटरव्यूअर जो है ना, वो जस्ट एक ही पॉइंट पिक करेगा। सही है? इधर आपने सही ध्यान देनी है, ये हर टास्क में मेंशन किया है मैंने। अभी जस्ट एक ही जो कि मैंने रैंडमली पिक किया हुआ है, मैंने फर्स्ट इसलिए पिक किया हुआ है कि मैं जस्ट आपके लिए बना रहा हूँ। आपके पेपर में से वो कोई भी पॉइंट पिक कर सकता है, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, जितनी भी आपने लिखी है उसमें से एक कोई भी वो उठा सकता है, यानी कि पिक कर सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर इनिशियल रिस्पांस टू द एक्सीडेंट, ये आप सबको पता है कि जब वो एक्सीडेंट हुई प्रेग्नेंट लेडी के साथ तो उसने स्क्रीमिंग स्टार्ट की, तो उसके बाद जो वर्कर ए और वर्कर बी थी वो उसकी तरफ आए उनको हेल्प करने। अच्छा, तो अभी ये पॉइंट वो उठाएगा, वो बकायदा एक्सप्लेन भी करेगा कि आपने ये लिखा हुआ था कि इनिशियल रिस्पांस टू द एक्सीडेंट, आपने ये लिखा हुआ है कि वर्कर ए एंड बी heard screaming and rushed to help. The worker demonstrated quick reaction to the emergency, showing a basic awareness of the need to assist। यानी कि जो जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो इंटरव्यूअर जो होगा वो बकायदा आपको पूरा जो आपका आंसर है वो सुनाएगा। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि वाई डिड यू चूज़ दिस आंसर, कि आपने ये क्यों चूज़ किया है, या आपको क्यों लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, या आपके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं एज ए स्टूडेंट किस तरह उनको आंसर दे सकता हूँ कि सर या मैडम आई चूज़ दिस आंसर बिकॉज इट शोज बोथ गुड एंड वीक साइड ऑफ हाउ द वर्कर मैनेज द एक्सीडेंट। द गुड थिंग is that worker A and B reacts quickly when they hear the screaming. This means they care and wanted to help, but at the same time, their response was not properly organized. They did not follow any emergency plan or assigned role. For example, no one called for first aider or recorded the details of the incident. It looked like they were just doing what they thought was right, not what they were trained to do. That's why I believe this show the workers was trying their best, but the company failed to give them proper emergency training. So I thought these points clearly explain what happened and why it needs improvement। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी कि मैं किस तरह इंटरव्यूअर को आंसर
दे सकता हूँ। सही है। अभी हम आते हैं 6 की तरफ। So as you know that the task number 6 was about the benefits of worker and employer involvement. The main question was what the benefits would be of worker and employer involvement in the workplace health and safety consultation at कंपनी या डॉट डिलाइट, जो कि आपने सिनेरियो में देखा है। अच्छा, तो इसमें अगेन जो कि आपका इंटरव्यूअर होगा वो जस्ट एक ही पॉइंट आपके टास्क नंबर 6 में से पिक करेगा जो आपने आंसर लिखी है। जितनी भी पॉइंट्स आपने लिखी है उसमें जस्ट वो एक ही जो आंसर है वो पिक करेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर एक इम्प्रूव्ड हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो पिक किया हुआ। वो मैं अगेन आपको कहता हूँ कि वो आपका जो पॉइंट है वो पूरा आपको बताएगा, यानी कि आपको रीड करके बताएगा कि आपने पेपर में लिखा है कि इम्प्रूव्ड हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, worker face cluttered floors, wet surfaces and machinery issues daily involving worker in the safety discussion help identify real hazards, for example slip risk that management may overlook, leading to a better leading to better risk assessment and prevention. तो अभी जो क्वेश्चन है वो क्या होगा इंटरव्यूअर का कि वाई डिड यू प्रायोरिटाइज दिस आंसर, कि आपने ये आंसर क्यों, यानी कि आप इसको क्यों अहमियत दे रहे हैं, या आपने ये क्यों पेपर में लिखा हुआ है, या आपके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो अगेन एग्जांपल के तौर पर एक आंसर है, सर आई प्रायोरिटाइज दिस आंसर बिकॉज वर्कर और द वंस हु डू द जॉब एवरी डे, कि जस्ट वर्कर ही होते हैं कि वो हर दिन काम करता है, उनको हर चीज़ का पता होता है, जैसे कि उनको किसी भी किस्म का ख़तरा जब वो फेस करते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। सो दे नो the real problems better than anyone else. For example, in the scenario, they were working around the wet floor, scattered boxes, and machinery's issues. These are things that manager might not see during their short visit. क्योंकि मैनेजर जो होते हैं ना वो शॉर्ट विजिट्स के लिए यानी कि चेक एंड बैलेंस के लिए आते हैं, तो उसको इतना पता नहीं चलता जितना पता वर्कर्स को चलता है, क्योंकि वो डेली उधर काम करते हैं। इफ़ अ वर्कर ऑन इन्वॉल्व इन द हेल्थ एंड सेफ्टी डिस्कशन, अगर हम वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी डिस्कशन में, दे कैन शेयर देयर डेली हैजर्ड्स, यानी कि वो हर दिन वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे जो उन्होंने फेस की हुई है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है। दिस विल हेल्प द कंपनी फाइंड द एक्चुअल रिस्क एंड मेक बेटर रिस्क असेसमेंट। इन द एंड दिस विल reduce एक्सीडेंट एंड improve safety for everyone. That's why I think this benefit is very important and I give it more priority in my answer. तो आप इस तरह अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो अब आते हैं टास्क नंबर 8 की तरफ, जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स के हवाले से था। उसमें क्वेश्चन ये था कि कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर एट कंपनी या डॉट डिलाइट। तो उसमें अगेंस्ट वो एक ही क्वेश्चन को पिक करेगा, यानी सॉरी एक ही आंसर यानी एक ही पॉइंट को वो पिक करेगा। एज लाइक आई पिक the first one, which is negative peer pressure leading to unsafe behavior. ये मैंने एग्जांपल के तौर पर पिक किया हुआ है, जो कि इंटरव्यूअर अगेन आपको मैं बता रहा हूँ कि वो पूरा पढ़ के आपको बताएगा, उसके बाद क्वेश्चन करेगा कि इन यूर ओपिनियन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो जस्ट इसी को फॉलो करे और इसी तरह वो आपसे पूछे। वो जैसे कि अब इन यूर ओपिनियन हाउ वुड दिस अफेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी, कि ये किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी को अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है इसके हवाले से। तो मैं किस तरह आंसर दूंगा एज अ स्टूडेंट, सर इन माय ओपिनियन peer group pressure can have a big effect on health and safety, especially in a young or new workers, for example vulnerable groups. In this scenario, the young worker tried to impress the expectant mother by sliding on the wet floor. This was not just a childish behavior, it was dangerous. When a worker started copying unsafe action just to look cool or fit in with others, it increases the chances of accident. It also makes it harder to build a serious safety culture because people stop following the rules. That's why I think peer pressure
if it is negative, can badly affect health and safety in any workplace or in any organization. ओके जो हमारे पास आखिरी यानी कि लास्ट टास्क हमारे पास जो था, दैट वाज स्पेशल केसेस एप्लीकेशन. द मेन क्वेश्चन was why a special case risk assessment for young worker should have been completed at dot delight. अच्छा, इसमें से क्या करेगा, जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो 2 पॉइंट्स पिक करेगा. इसको जस्ट आप देख के हर टास्क में किसी में 1 है तो किसी में 2 है, सही है. तो मैंने एग्जांपल के तौर पर अगेन वो आपको दोनों ही एक्सप्लेन करेगा. एक्सप्लेन का मतलब कि वो जस्ट रीड करेगा कि आपने ये अपने पेपर में लिखा हुआ है, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन किस तरह करेगा कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू चूज दीज आंसर. अभी आपने इधर ख्याल रखना है कि अगर उसने पूछा कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसमें से एक ही पिक करके उसको एक्सप्लेन करना है, जो भी आप करना चाहें. अगर वो उसने कहा कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू चूज दीज, जस्ट दीज लिखा है तो आपने दोनों पेयर एक्सप्लेन करने होते हैं, सही है. तो एग्जांपल के तौर पर अगेन मैंने एक आंसर लिखा हुआ कि सर आई चूज दिस आंसर बिकॉज यंग वर्कर आर यूजुअली न्यू to the job and did not have enough experience to understand what's safe and what's dangerous. In the scenario, the new worker only followed someone for 1 day and then started working alone. That's not enough time to learn everything, especially in the factory with machines and slip risks. Also, they didn't get proper health and safety training. ये सारी चीज़ें आपने सिनेरियो में देखी होगी. Even the HSO said there were no training records. If young workers don't get the right training, they wouldn't know how to work safely. That's why a special risk assessment should have been done to see what extra support and controls are needed to keep them safe. These points clearly show that the company failed to protect them properly. So I added them to my answer. So ये था आज का हमारा वीडियो जो कि IG1 क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से था. तो फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है या जो भी आपकी कंसर्न है तो वो आप पर्सनल में भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली अपडेट्स देते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.